चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो फाइन ऑर्गेनिक्स जो एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो आज जो है फाइन ऑर्गेनिक्स पे बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखिए दोस्तों आज जो है फाइन ऑर्गेनिक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पसीने छूट चुके हैं, उनको लेने के देने पड़ चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। और मेरी तो ये टॉप मोस्ट होल्डिंग है, तो पूरा पोर्टफोलियो ही डुबा दिया मेरा आज इसने, पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया। तो देखिए दोस्तों अगर इसके हम आज के रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट, लगभग 5.5% की गिरावट बिल्कुल ओपन ही ये 4450 से हुआ था, 4450 पे ओपन हुआ था और फिर जो है गैप डाउन ओपन हुआ था 4450 पे, और फिर बाइंग आई थी थोड़ी बहुत, तो 4500 4600 तक भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर से जो है गिरावट देखने को मिली और लास्ट में जो है 5.5% की मंदी के साथ ही क्लोज किया। तो देखिए दोस्तों अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर हम बात करें, मैक्स रिटर्न्स की बात करें तो 453%, 454% कह सकते हो। तो अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात करें, चार्ट देखे कंपनी का, तो आपको जो है चार्ट 45 डिग्री पे दिखाई देगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। अगर इसके पास्ट रिटर्न्स की बात करें, कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो 6 जुलाई 2018 को कंपनी की लिस्टिंग दिखाई देती है और तब से लेकर जो है अब तक जो इन्वेस्टर का पैसा है लगभग, यानी पूरे 5 साल कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं और 5 साल में पैसा 5.5 गुना से ज्यादा कंपनी ने करके दिया है, तो वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो देखिए दोस्तों इतनी खराब परफॉर्मेंस एक साल से लगभग परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न्स अगर आप देखोगे, साल के रिटर्न्स की बात करें तो एक साल का रिटर्न्स आपके सामने है, -18% जो है रिटर्न दिया है कंपनी ने एक साल में, पिछले एक साल में। तो यानी जो 5.5 गुना पैसा कंपनी ने किया है वो 4 साल में ही किया है। इस एक साल में तो जो है कंपनी ने कुछ भी कमा कर नहीं दिया, जबकि इन्वेस्टर से ही वापस ले लिया है। तो देखिए दोस्तों अब जो ये है, ये जो आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ये जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कल हमने देखा कि जो है कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हर सेगमेंट में मिस किया, चाहे सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे ओपीएम हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया हो, हर जगह कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो देखिए दोस्तों ये जो रीजन है एक्सटर्नल रीजन है, ड्यू टू स्लगिश ग्लोबल डिमांड एंड जो चाइना ने अपने जो आउटपुट केमिकल्स हैं उनका जो है रेट जो कम कर दिया है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए वो न्यूज़ भी एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों न्यूज़ आपके सामने है, न्यूज़ में लिखा है कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं वो जो है नियर टर्म चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो है ग्रोथ मिलेगी, अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये बात ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं कोई जो भरत शाह हैं, इन्होंने ये बात बोली है अपने एनालिसिस से। तो ये इस जो केमिकल सेक्टर है उसके पोटेंशियल, जो सेक्टर का पोटेंशियल है उसके बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हैं। तो चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम सभी को पता है कि जो केमिकल कंपनीज होती हैं और आईटी कंपनीज होती हैं वो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज होती हैं। अगर फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो फाइन ऑर्गेनिक का 61% रेवेन्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट से आता है और 39% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो देखिए दोस्तों इस ये आर्टिकल मैंने पढ़ रखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो ये जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है ये अपना जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से और चाइना के जो केमिकल्स हैं जो उनकी आउटपुट जो प्राइजेज हैं वो कम करने की वजह से जो है इंडियन केमिकल कंपनीज पे दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनको जो है काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो अगर बात की जाए दो मेन फैक्टर हैं, स्लगिश ग्लोबल डिमांड और दूसरा जो है ये जो चाइना है अपने आउटपुट केमिकल्स जो हैं जो इसके उनके आउटपुट प्राइजेज जो है कम कर रहा है, जिस वजह से इंडियन केमिकल कंपनीज के प्रॉफिट्स के मार्जिन पर असर पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो ये इस जो प्रेशर इंडियन केमिकल कंपनीज पर पड़ रहा है वो इनके जो है क्वार्टरली रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, जैसा कि फाइन ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट में
में रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट डेटा भी गिरा है और एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं। तो चाहे केमिकल कंपनीज हो चाहे आईटी कंपनीज हो, आपको जो है दोनों में, हालांकि अगर बात की जाए अगर इंडिया की स्टोरी की, तो इंडिया के जो फाइनेंस और कंजम्पशन सेक्टर है वहाँ जो है थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, उनके प्राइजेस भी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन बात करें आईटी और केमिकल, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही सेक्टर जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बाकी इन्होंने यही जो निचोड़ है पूरा आर्टिकल का, पूरी ये जो न्यूज़ है उसका निचोड़ यही है कि स्लगिश ग्लोबल डिमांड प्लस जो चाइना की तरफ से जो आउटपुट जो केमिकल्स हैं उनका आउटपुट प्राइजेज कम होने की वजह से जो है स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज स्ट्रेस में है, अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो देखिए ये सब रीजन जो है एक्सटर्नल है, इंटरनली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो बात फिर वही घूम फिर के वहीं आ जाती है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पे। देखिए दोस्तों, आज जो फाइन ऑर्गेनिक्स में हुआ है, अगर जिसको कंपनी के बिजनेस की अच्छे से समझ है, पता है कि कंपनी क्या काम धंधा करती है, कामधंधी कंपनी काम धंधे की समझ अच्छी तरह है, गिरने का रीजन अच्छी तरह पता है, सब कुछ अच्छी तरह पता है, कंपनी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो जो है टिका हुआ होगा। लेकिन अगर जिसको कुछ भी समझ नहीं है, किसी के कहने पर या मोमेंटम में स्टॉक था, जो काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो जब मोमेंटम में था तो स्विंग ट्रेडिंग का चक्कर में लिया होगा, उसके बाद जो है वो ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गए और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर हैं, अब जो आज जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें वो तो कब के जो है लॉस बुक करके निकल के भाग गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आप ऐसे करोगे, नीचे जाकर सेल करोगे और ऊपर बाई करोगे, तो आप जो है मार्केट से कुछ नहीं ले जाओगे। तो देखिए दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है कंपनी के, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारी सोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है, तो हमें कंपनी के बिजनेस को बाई करना चाहिए, ना कि कंपनी के स्टॉक को बाई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी क्या है? कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर है। वाइड रेंज ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड जो एडिटिव्स होते हैं, यानी देखिए दोस्तों, अगर ओलियोकेमिकल्स की बात की जाए तो ओलियोकेमिकल्स में मैंने आपको दो कंपनी बताई थी। एक तो फेयरकेम ऑर्गेनिक्स जो सिर्फ ओलियोकेमिकल बनाती है, और एक फाइन ऑर्गेनिक्स जो ओलियोकेमिकल नहीं बल्कि ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है। तो देखिए दोस्तों, फाइन ऑर्गेनिक्स जो है ओलियोकेमिकल के डेरिवेटिव में काम करती है। तो जब बात डेरिवेटिव की आ जाती है तो एंट्री बैरियर्स अपने आप ही आ जाते हैं। तो एक तो स्पेशलिटी केमिकल हो गया ओलियोकेमिकल, उसके आगे भी कंपनी डेरिवेटिव में एंट्री ले चुकी है। तो यहाँ पर काफ़ी एंट्री बैरियर आ जाते हैं, कोई भी यहाँ जल्दी एंट्री नहीं ले सकता। तो अगर आगे मैं बात करूँ कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स की इंडिया में। और अगर बात करें इंडिया में लार्जेस्ट है, और अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली जो है अमंग 6 प्लेयर में कंपनी का नाम आता है। तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कंपनी के क्लाइंट में आपको बड़े बड़े नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। कोका कोला, ब्रिटानिया, एफएमसीजी कंपनीज के नाम है कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पेडिलाइट, बर्जर पेंट्स। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं कंपनी के पास, इंडियन क्लाइंट्स भी हैं कंपनी के पास। और एक खास बात क्या है, 5% से ज़्यादा रेवेन्यू किसी भी क्लाइंट से नहीं आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि एक दो क्लाइंट, दो चार क्लाइंट अगर छोड़ के भी चले जाए तो कंपनी पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 100 बातों की एक बात बताऊं तो जो इसका मेन जो रेवेन्यू है वो फूड एडिटिव से आता है। और फूड एडिटिव्स में बात की जाए तो छोटी सी मोटी बात बता देता हूं आपको, जो ये एफएमसीजी कंपनीज आपको कोका कोला, ब्रिटानिया, पार्ले, इस तरह की कंपनी जो आपको दिखाई दे रही है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये जो है ओलियोकेमिकल बेस्ड जो एडिटिव्स है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाया जाता है। यानी अगर उसको नहीं मिलाएंगे तो इनके प्रोडक्ट सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएंगे। तो ये इतने एसेंशियल होते हैं, वेरी वेरी एसेंशियल इनको कहा जा सकता है। फूड एडिटिव से ही कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इतना एसेंशियल केमिकल है ये, और क्लाइंट्स कंसंट्रेशन भी जबरदस्त है कंपनी का। तो आपको कहाँ
पर कमी लग रही है कंपनी के बिजनेस में। तो कंपनी कितना भी स्टॉक अगर गिर जाए, कंपनी ताला थोड़ी लग गया है, कंपनी ने काम करना बंद थोड़ी कर दिया है। थोड़ा एक्सटर्नल रीजन है, ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से, चाइना की तरफ से जो है कंपटीशन मिलने की वजह से, तो इस वजह से जो है कंपनी एक्सपोर्ट कम हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो है काम धंधे पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सब रीजन जो है एक्सटर्नल है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर और बाई नहीं कर सकते तो कम से कम पेशेंस के साथ तो आपको होल्ड करना ही चाहिए, पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपकी कंपनी के बिजनेस में दम है तो अगर स्टॉक गिरा भी है तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इक्विटी में एंट्री ली है तो इक्विटी ऑलरेडी बहुत रिस्की है, तो आपको जो है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इतना रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग तो और भी ज़्यादा रिस्की है, तो इन्वेस्टमेंट भी रिस्की है, तो आपको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप, फिर तो आपके लिए बैंक एफडी ही ठीक है, अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे डर डर के, घबरा के जो है स्टॉक्स को बेच बेच के निकल जाओगे तो फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। कंपनी का डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो यहाँ पर 0.02, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है। तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, तो ये काफ़ी बड़ी और पॉजिटिव बात कही जा सकती है एक मिड कैप कंपनी के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बोरोइंग दिखाना चाहूँगा कंपनी की। कंपनी जो है, आप, मैंने आपको डेट टू इक्विटी दिखाई दिया, लेकिन बोरोइंग्स अगर देखें तो सिर्फ 29 करोड़ की बोरोइंग है, और 29 करोड़ में से भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हो बिल्कुल 0 है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, काफ़ी पॉजिटिव बात है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कंपनी एक साल के अंदर अंदर चुकता कर देगी, सिर्फ 27 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और उसके अलावा लीज लाइबिलिटी है 1.33 करोड़ की लीज लाइबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल प्रमोटर भाई साहब जो हैं उन्होंने अपना स्टेक बिल्कुल बरकरार रखा है स्टार्टिंग से। जब से कंपनी बाजार में लिस्ट हुई है 75%, वो बिल्कुल भी अपना स्टेक इतना ही रख सकते हैं प्रमोटर, 75%, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर इससे ज़्यादा अलाउड होता तो इससे ज़्यादा भी रख लेते, लेकिन इसमें से भी ये 0.0001% भी कम नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो एफआईज है उनको ग्रोथ पसंद है, तो जैसे ही कंपनी से ग्रोथ चली जाती है एफआईज भी चले जाते हैं, और जैसे ग्रोथ वापस आ जाती है तो एफआईज वापस आ जाते हैं। या यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआई जो है कंटिन्यूसली जो है बिकवाली करते जा रहे हैं। और डीआई जो है, डीआई इसको लेकर काफ़ी बुलिश बने हुए आप देख सकते हो, डीआईज लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, और हमें दोस्तों डीआईज को ही फॉलो करना होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एफआईज को फॉलो करोगे तो आपको लेने के देने पड़ेंगे, आपको मार्केट से कुछ नहीं मिलेगा। एफआईज क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे स्टॉक नीचे आ रहा है तो यहाँ से नीचे से सेल करके वहाँ दूसरा जिसमें ग्रोथ है वहाँ ऊपर में जाकर बाइंग करते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मार्केट से। जबकि आप डीआई को फॉलो करोगे, डीआई क्या करते हैं, डीआई नीचे बाई करते हैं, ऊपर सेल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप हमें जो है डीआई को ही फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ डीआई लगातार अभी भी जून 2023 में भी अपना स्टेक डीआई ने जो है इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत माल उठाया है। हालांकि पब्लिक ने थोड़ा कम उठाया, लेकिन पब्लिक भी लगातार माल उठाती जा रही है। लेकिन जो फिर भी अगर देखें मेजर स्टेक की अगर बात करें तो 9% तो पब्लिक के पास है, लेकिन मेजर स्टेक की बात करें 91% का जो स्टेक है वो अभी भी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही कहा जा सकता है। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी दमदार दिखाई देता है। तो आप क्यों डरे हुए हो, बड़े बड़े प्रमोटर्स, एफआई, डीआईज का पैसा लगा हुआ है, पहले इन सब का पैसा डूबेगा फिर आपका पैसा डूबेगा। कंपनी की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर आप देख सकते हो, बिल्कुल जो है आपको कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है अटक गई थी, उसके बाद फिर एकदम शूटअप और फिर थोड़ा सा अब कम हो गई है। और अगर देखें आगे प्रॉफिट्स, नेट सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर तो एक बार तो जो है कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही थी, अब कंसिस्टेंसी के साथ नीचे भी आ रही है एक्सटर्नल रीजन की वजह से। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कहानी है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ ही बन चुकी हैं। पहले तो कंसिस्टेंसी थी, लेकिन अब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है। तो शेयर प्राइस भी उसी तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है जिस तरह से कंपनी के प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन पहले जो है कंसिस्टेंट कही जाती थी ये। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर सिर्फ कोविड का डिप अगर छोड़ दिया जाए, बाकी तो आपको कंसिस्टेंसी है। आप प्रॉफिट्स थोड़ा सा गिरे हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। कंपनी का आरओई देख सकते हो आप यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के आरओई की बात करें हम, तो आरओई जो है एक साल का अगर आरओई देखें तो एक साल का आरओई जो है 29.54 यानी 30% बोल सकते हो। लेकिन अगर 3 साल का देखें तो 3 साल का आपको जो है 25 दिखाई देगा। तो और अगर हम देखें 5 साल का, तो 5 साल का 26। देखिए दोस्तों, आरओई जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल अच्छी तरह से बताता है। आरओई का मतलब क्या होता है कि कितना एफिशिएंटली एक कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसे को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाता है या उस पर रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो वो ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बताता है आरओई। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्लस डेट भी शामिल हो जाता है। तो अगर कंपनी पे डेट है तो आरओई फिर आपको ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको कंपनी का डेट भी साथ में देखना है, तो फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो यहां पर डेट नहीं है। तो डेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आरओई ज्यादा है। आरओई में हालांकि डेट भी शामिल होता है, तो उस समय जो है आरओई अच्छी तरह से कंपनी की जानकारी नहीं दे पाता। जब कंपनी पे डेट होता है, डेट वाली कंपनी का आरओई आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी पे डेट नहीं है और फिर आरओई ज्यादा है, तो ये समझो कि दिमाग ज्यादा है कंपनी के पास। आरओई एक कंपनी का दिमाग बोल सकते हो, एक माइंड बोल सकते हो कि कंपनी के पास दिमाग बहुत है। आरओई जितना ज्यादा है, कंपनी के पास दिमाग उतना ही ज्यादा कहा जा सकता है। तो और अगर आरओसीई तो चलो अच्छी जानकारी नहीं दे पाता है फिर भी। और देखिए, दिमाग तो हो गया आरओई, लेकिन अगर वो मेहनत कितनी करता है तो वो बताएंगी कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर आरओई है कंपनी के पास और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो उस आरओई का कोई फायदा नहीं है। और अगर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है लेकिन आरओई नहीं है, तो फिर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है, जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल की 25% की, 3 साल की 24 और 1 साल की तो भाई साहब देखिए 118% की आपको दिखाई देगी। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20% के आसपास की सेल्स ग्रोथ काफी हेल्दी मानी जा सकती है। 5 साल की 19 और 3 साल की 21% और 1 साल की तो 65%। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ भी 20% के आसपास है, 20% से ऊपर कही जा सकती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% के आसपास है। आरओई भी कंपनी का 30 के आसपास है। तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल्स में कहां आपको जो है कमी दिखाई दे रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सब कुछ हमने कंपनी का स्टडी कर लिया। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी कंपनी में दिखाई नहीं देती। तो आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बार ये जो एक्सटर्नल रीजन है ये थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए, जो ग्लोबल डिमांड एक बार इंक्रीज हो जाए, तो उसके बाद देखना फिर कैसे जो है चाइनीज केमिकल कंपनीज को इंडियन केमिकल कंपनीज टक्कर देती हैं और इंडिया को केमिकल हब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उस टाइम ये कंपनी धमाल मचाएंगी। ये जो एक्सटर्नल रीजन है ये बिल्कुल 1-2 क्वार्टर की प्रॉब्लम है। 1-2 क्वार्टर के बाद इसमें डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए इक्विटी रिस्की है। अभी आप अगर जिगरा रखते हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ पर होल्ड करने का, तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि एक बार जब भागेगा तो पकड़ में नहीं आएगा। आप देख भी चुके हो इसका पास्ट रिकॉर्ड कंपनी का, हम देख ही चुके हैं। तो प्रमोटर की अगर प्लेजिंग की बात करें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग 0% है बिल्कुल। और जो है प्रमोटर की होल्डिंग 75% है सिंस कंपनी की लिस्टिंग से। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में थोड़ी सी छोटी सी बात कर लेते हैं टेक्निकल्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में तो सब कुछ बता चुका हूं लगभग। अगर फिर भी आपको कन्विक्शन नहीं आता है कंपनी के बिजनेस पे, आपको डर लग रहा है स्टॉक को होल्ड करने में, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। फिर इक्विटी आपके लिए नहीं है, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर आपको जो है बैंक एफडी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि
इक्विटी में आप आओगे तो इस तरह का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। इन मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे कम रिस्की कही जा सकती है। सबसे अगर कम पैसा डूबता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही डूबता है। अगर आपकी कंपनी के बिजनेस की समझ अच्छी तरह है तो जो है पैसा बनने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फालतू की बात ना करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। आई होप कि आपको जो है सारी बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी और आपको इससे जो है कंपनी के बिजनेस पे जो है अपना कन्विक्शन बनाने में मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई से बात करें तो आज गिरने के बाद जो है 39% का मैसिव डिस्काउंट आपको मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी तरह वेटेज ऑलरेडी ज़्यादा दे रखी है, जैसे मैंने 14% ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज का 14% वेटेज देकर जो है टॉप मोस्ट होल्डिंग बना रखा, तो मैंने आज कुछ भी एडिंग नहीं की। मैं वेट करूंगा कंपनी के रिजल्ट इंप्रूव होने का, और बाकी फिर मैं वैसे आउट ऑफ द बॉक्स पहले ही जा चुका हूं और ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो मैं सिर्फ पेशेंस के साथ होल्ड करने वाला हूं। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वेटेज बिल्कुल ही 3-4-5% के आसपास है तो आप जो है उस हिसाब से धीरे धीरे आपको आज थोड़ा बहुत माल उठाना चाहिए था। धीरे धीरे जब तक कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, एक एक दो क्वांटिटी में आप बिल्कुल धीरे धीरे उठा सकते हो, या फिर अभी पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हो। अगर वेटेज कम है तो बढ़ा सकते हो, लेकिन पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। माल बेचकर भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो आज जो है इसने अपना जो सपोर्ट है, बिल्कुल आपको यहाँ पर बड़ी सी कैंडल दिखाई देगी। काफ़ी जो है अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स जो है आपको काफ़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बिल्डिंग है काफ़ी ऊंची बिल्डिंग आपको काफ़ी बड़ी बिक वाली देखने को मिली, और काफ़ी बड़ी कैंडल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 4450 के आसपास जो है सपोर्ट लिया था। अगर आज की बात करें तो अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट 4250 के मोटा मोटी अगर मान के चल सकते हैं हम, 4250 के आसपास जो है सपोर्ट ले सकता है। जैसे आज 4400, वैसे 4550 का था सपोर्ट तो 4550 पे भी रुक नहीं पाया, क्योंकि ओपन ही 4450 पे हुआ था। तो रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4550 का जो है इसका मेजर सपोर्ट था, तो लेकिन उसको तोड़ के भी नीचे आ गया 4450 पे। तो देखिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट सपोर्ट मोटा मोटी मानकर चले तो 4250 का आपको दिखाई देगा, और उससे भी जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है 4040 का बिल्कुल आपको नीचे, सबसे नीचे दिखाई देगा यहाँ 4040 का। तो हो सकता है इसको रिटेस्ट करें, लेकिन इससे नीचे जाने की उम्मीद पर्सनली मुझे तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 4040 तक चला भी जाए, लेकिन अगर नहीं भी जाता है तो 4250 के आसपास जो है 4500 और 4000 के बीच में ही कंसोलिडेट, ऐसा मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट करे। बाकी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मैं गलत भी जा सकता हूं। बाकी मुझे हाँ ये गारंटी मिल गई कि 5000 का लेवल तोड़कर नहीं भागने वाला। 5000 को अभी नहीं तोड़ेगा जब तक कंपनी के रिजल्ट्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको वेट, अगर आप मेरी तरह ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड है, जैसे मैं जो है 5900 के लेवल पर इन्वेस्टेड हो, तो आपको थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जब भागेगा तो जो है बहुत जल्दी ही आपका सारा लॉस रिकवर कर देगा। तो बाकी आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग, किसी भी प्रकार की पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर वेटेज कम है तो धीरे धीरे वेटेज बढ़ा सकते हैं। कंपनी के बिजनेस पर भरोसा रखिए। कंपनी मार्केट की लीडर है इंडिया में, और ग्लोबली भी 6th प्लेयर में आती है। और इसके केमिकल्स मैंने बता दिया, वेरी वेरी एसेंशियल केमिकल्स हैं। फूड एडिटिव से मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी को मिलता है, और जो इसके फूड एडिटिव्स हैं, ग्रीन एडिटिव्स जो कहे जा सकते हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इसको मिलेगा। तो पेट्रोकेमिकल्स की रिप्लेसमेंट भी उनको माना जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक भी कहा जा सकता है। तो आने वाले समय में काफ़ी तूफान मचाने वाली कंपनी है। हाँ, अभी थोड़ा कंपनी का बुरा टाइम चल रहा है, तो इस बुरे टाइम में जो है आपको कंपनी के साथ बने रहना चाहिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। तो अच्छी कंपनीज को उनके बुरे टाइम में खरीदोगे, तभी वो कंपनी आगे जाकर आपको अच्छा रिटर्न्स दे पाएंगी। तो बाकी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।